आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, एनएलपी एंड कंप्यूटर विजन, ये सब नाम आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते होंगे, बट ये सब काफ़ी डिफरेंट है। एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से इवॉल्व होके बनी है। तो ये किस तरीके से इवॉल्व हुई है, कैसे जनरेटिव एआई आया, एनएलपी एंड कंप्यूटर विजन कहाँ फिट होते हैं, किस तरीके से इनमें डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डेटा फील्ड से हो तो ही ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से भी हो, आपको सिर्फ कंसेप्ट के बारे में जानना हो कि ये सब क्या होते हैं, कि ये वीडियो आप देख सकते हो। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल या फिर एल्गोरिदम्स में नहीं जाने वाली हूँ। ये कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि आज के वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से इन कंसेप्ट्स को समझना अच्छी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज द ओरिजिनल कंसेप्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मेन कंसेप्ट है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब इसके पार्ट आ जाते हैं। ओके, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एआई। तो अगर हम समझें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ब्रॉड कैटेगरी, ओके, तो दिस इज अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब हम ह्यूमंस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, ओके, रीजनिंग कर सकते हैं। यही अगर हम कैपेबिलिटी मशीन्स को दे दें, यही कैपेबिलिटी हम मशीन्स को दे दें टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे मशीन को क्रिएट करने के जो फील्ड है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एबिलिटी of machines to perform tasks that require human intelligence. Okay, तो अगर हम ऐसा किसी मशीन को दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है कॉम्प्लेक्स टास्क को करने में। ओके, क्योंकि ह्यूमन थोड़ा सा टाइम लगाता है हर चीज़ को करने में। दैट इज़ वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंसेप्ट आया कि हम और तेज़ी से काम करा सकें। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे कि गूगल मैप्स में आपको क्या मिलता है? फास्टेस्ट रूट मिल जाता है। वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एआई ही यूज़ हो रहा है। ओके, गूगल मैप्स फाइंडिंग द बेस्ट रूट। वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सीरी हो गई या फिर एलेक्सा, ये भी क्या है? एआई ही है। एलेक्सा, तो रोबोट्स भी बनने लगे एआई के। सिंपल एग्जांपल की बात करें तो स्पैम डिटेक्शन या फिर फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, ट्रांजैक्शन, इन सब में एआई ही यूज़ हो रहा है। तो एआई एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसी के अंदर सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। और वो किस तरीके से आती हैं? सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आया मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950s का कंसेप्ट है। उस टाइम क्या होता था? 1950s में मशीन्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स डाले जाते थे, सेट ऑफ रूल्स। तो ये सेट ऑफ रूल्स जो होता था वो इनपुट होता था मशीन के लिए और ये आउटपुट में जनरेट करता था जो भी डिसीजन लेना है वो। ओके, सपोज यहाँ पे मैं डिसीजन लिख देती हूँ या फिर क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम मैनुअली डिफाइन कर रहे हैं रूल्स, मैनुअली रूल्स। ये पहले किया करते थे। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आने लग गए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए अगर मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा रूल्स तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता, प्लस वो अच्छे से लर्न भी नहीं कर पाता कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मशीन लर्निंग करके एक कंसेप्ट आया। मशीन लर्निंग एआई का ही एक सबसेट है। मैं इस तरीके से कैटेगरी बनाऊं तो एआई के अंदर आ जाता है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग से क्या हेल्प मिली कि रूल्स को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की जगह हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन को, जिससे कि वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, लर्न कर रहा है और उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, उस बेसिस पे टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये है मशीन लर्निंग। तो अभी हम मशीन लर्निंग में क्या करते हैं? इनपुट डेटा रहता है और कुछ आउटपुट डेटा रहता है और इसको हम देते हैं मशीन को। मशीन लर्न करता है। यहाँ पे मशीन, यहाँ पे एक्चुअली होता है एल्गोरिदम्स। तो हम ये एल्गोरिदम्स को देते हैं और एल्गोरिदम्स क्या प्रोवाइड करता है हमें? मशीन लर्न टूल्स। ओके, ये ऑटोमेटिक ही अंडरस्टैंड कर लेता है बेस्ड ऑन द इनपुट एंड आउटपुट डेटा कि किस तरीके से पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, कि फ्यूचर में जब डेटा आएगा तो हमें क्या आउटपुट जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम रूल्स नहीं बना रहे, मैनुअली रूल्स नहीं बना रहे। यहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा दे दिया है मशीन को और वही समझ रहा है कि उसको किस टाइप के रूल बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने और चीज़ें ऑटोमेटिक कर दी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ईमेल्स, उतने भी ईमेल्स हैं, उसको हमने एल्गोरिदम को दे दिया। अब वो उसमें देख रहा है कि क्या कोई ऐसा ईमेल आई नहीं जो सस्पिशियस है, कोई ऐसे लिंक्स है जो प्रमोशंस वाले लिंक हैं,
या कोई ऐसा वर्ड है जो कि ईमेल में नहीं होना चाहिए। इन सब पैटर्न्स के बेसिस पे वो डिटेक्ट करता है कि क्या वो ईमेल स्पैम है या फिर नहीं। और अगर स्पैम होता है तो आपने देखा होगा अपने जीमेल ऐप में स्पैम करके एक अलग से फोल्डर भी होता है। ओके, स्पैम डिटेक्शन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका रिकमेंडेशन सिस्टम। चाहे आप किसी भी ई कॉमर्स की बात कर लो या फिर OTT की बात कर लो, जो भी रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें मशीन लर्निंग ही है। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन सिंपल सा कंसेप्ट है, AI से मशीन लर्निंग आया। मशीन लर्निंग में क्या कर रहे हैं, हम डेटा दे रहे हैं और वो खुद के रूल्स बना रहा है। बट अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि मशीन लर्निंग जो है नॉर्मल, जैसे आपका रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल टेबल है, उस पर वर्क कर जाएगा जिसमें नंबर्स या फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। बट अगर मैं बात करूँ इमेजेस की या फिर बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट डेटा होते हैं उसमें रिव्यूज़ की डेटा होते हैं और फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, उस पर मशीन लर्निंग परफॉर्म नहीं कर पाता है सही से। ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए फिर इवॉल्व हुआ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के ही अंदर आता है। ओके, मशीन लर्निंग का सबसेट होता है डीप लर्निंग। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में मेन कंसेप्ट किसका होता है, न्यूरल नेटवर्क्स का। तो जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही न्यूरॉन्स को मिमिक करता है न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। मशीन लर्निंग सिंपल डिटेक्शन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए या फिर क्लस्टरिंग के लिए यूज हो सकता है, बट जहाँ पे बात आती है कॉम्प्लेक्स डेटा की, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की, वहाँ पे हमें न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करना होता है। और वो किसका पार्ट है, डीप लर्निंग का। ओके, टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। तो जैसे अपने ह्यूमंस में न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही इनका जो न्यूरल नेटवर्क है इसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं वाया डिफरेंट लेयर्स। तो सपोज इस तरीके से ये जो यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं ये क्या है, न्यूरॉन्स हैं। ओके, और ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे कुछ इनपुट डेटा जाता है, जैसे कि अगर मैं टच कर रही हूँ कुछ, ओके, तो मुझे पता चल रहा है कि मैं पेन टैब अपना टच कर रही हूँ। ये कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं और मेरे ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि ये मेरा पेन टैब है। वैसे ही ये जो लेयर होता है ये इनपुट लेयर होता है, ये हिडन लेयर होते हैं। ओके, और ये होता है आउटपुट लेयर। फर्स्ट इनपुट लेयर होता है, वहाँ पे डेटा जाता है, हिडन लेयर में प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट लेयर डिसीजन लेता है कि किस टाइप का डेटा फीड हुआ है। ओके, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है इमेज डिटेक्शन। जैसे कि अगर हम कोई भी इमेज देखते हैं तो हम बता पाते हैं कि ये कैट है या फिर डॉग है या फिर कोई और एनिमल है, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन। ओके, फेशियल रिकॉग्निशन भी जो आप मोबाइल में अनलॉक कर लेते हैं अपने फेशियल फीचर्स से। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी स्पीच रिकॉग्निशन एंड मेडिकल इमेज डायग्नोसिस। ओके, जैसे कि अगर हम जैसे डॉक्टर्स होते हैं, रिपोर्ट्स देख के बता पाते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डिजीज़ है कि नहीं, पेशेंट सफ़र कर रहा है कि नहीं किसी डिजीज़ से। यही चीज़ अगर हम मॉडल को फीड कर दें, न्यूरल नेटवर्क में फीड कर दें काफ़ी सारी इमेजेस जो एक्सरेज की होंगी, या तो मॉडल खुद बता पाएगा कि कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, जस्ट बाय लर्निंग द पैटर्न्स फ्रॉम द इमेजेस। ओके, जब डीप लर्निंग का कंसेप्ट आया, रिसर्चर्स ने इसको और एडवांस बनाया और इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस निकाले, जिसमें आ जाता है एक तो NLP और दूसरा कंप्यूटर विजन। NLP इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जैसे कि अगर आप डेटा साइंस चूज़ करते हो तो आपको एक फील्ड भी चूज़ करनी होती है कि आपको किस डोमेन स्पेसिफिक में जाना है, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे वर्क करना है या फिर कंप्यूटर विजन स्पेशलिस्ट बनना है। ओके, सो दिस इज कंप्यूटर विजन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, मेनली आपका टेक्स्ट डेटा पे वर्क होता है। ओके, जो भी टेक्स्ट डेटा है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो गया, किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है या फिर रिव्यूज़ है, ये क्या है, एक एग्जांपल है टेक्स्ट डेटा का। ईमेल्स हैं, टेक्स्ट डेटा का एग्जांपल है। ओके, और कंप्यूटर विजन में क्या हो गया, इमेज या फिर वीडियोज़। अगर आपको इमेज या फिर वीडियो पे वर्क करना है तो कंप्यूटर विजन इसके लिए स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और NLP टेक्स्ट डेटा के लिए और स्पीच के लिए भी, और स्पीच के लिए एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो NLP के एप्लीकेशंस क्या हो जाते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर हो गया। ओके, गूगल ट्रांसलेट का आप देख लो, ChatGPT ये भी एक एप्लीकेशन है NLP का ही। वहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हो और आपको टेक्स्ट में आउटपुट मिल रहा है, वहाँ पे आपका NLP ही यूज़ हो रहा है। कोई भी आप चैटबॉट ले लो, NLP यूज़ होता है। स्पीच वॉइस असिस्टेंट ले लो, उसमें भी आप जो बोल रहे हो वो ह्यूमन लैंग्वेज में ही बोल रहे हो। ओके, लैंग्वेज आपकी चाहे कोई भी हो, NLP का ही पार्ट आता है वो। और कंप्यूटर विजन में जैसे कि कोई भी इमेज को डिटेक्ट करना, या फिर अगर आप इमेज अपलोड करते हो तो उसके ऑटो कैप्शंस जनरेट हो जाते हैं, वो क्या है, इमेज अंडरस्टैंडिंग की कंप्यूटर विजन वहाँ पे यूज़ हो रहा है।
वीडियो जनरेट करना, एक वीडियो से दूसरी वीडियो जनरेट करना, वो भी कंप्यूटर विज़न ही है। फेशियल रिकॉग्निशन, फेशियल के फीचर्स जो डिटेक्ट करते हैं वो भी कंप्यूटर विज़न ही है। नाउ कम्स द टेक्नोलॉजी दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, जो कि है आपका जेन एआई। अभी जेन एआई किसका पार्ट है? डीप लर्निंग का पार्ट है। तो अगर आपको एआई इंजीनियर बनना भी है तो आपको इस फेज से जाना ही पड़ेगा। आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सीखनी पड़ेगी, एनएलपी, कंप्यूटर विजन सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको जनरेटिव एआई आएगा। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको सारे एल्गोरिदम्स आने चाहिए, बस एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरीके से एल्गोरिदम्स वर्क करते हैं, मेनली न्यूरल नेटवर्क्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से फीड फॉरवर्ड होता है, बैक फॉरवर्ड होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको एआई इंजीनियर बनना है तो चलिए जनरेटिव एआई के बारे में बात कर लेते हैं। जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी सब यूज कर रहे हैं, जेमिनी सब यूज कर रहे हैं, क्लॉड सब यूज कर रहे हैं। क्या है ये जनरेटिव एआई? अभी जनरेटिव एआई क्यों आया? पहले के जितने भी मॉडल्स थे, चाहे वो मशीन लर्निंग के हो, डीप लर्निंग के हो, वो सब सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए ही यूज होते थे। वो सिर्फ आपको आउटपुट जनरेट करके देते थे, सिंगल टाइप का आउटपुट, या फिर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे देते थे। बट जनरेटिव एआई जब से आया है, इससे आप जनरेट कर सकते हो नई चीजें। ओके, सिर्फ आप पुरानी चीजों पर लर्न करके एक प्रिडिक्शन नहीं बता रहे, आप कंप्लीटली नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर पा रहे हो विद क्रिएट्स न्यू कंटेंट। ओके, और ये जो कंटेंट है ये कुछ भी हो सकता है, चाहे तो टेक्स्ट हो गया, इमेजेस, ऑडियो, या फिर वीडियोस हो गए, कोड। तो जनरेटिव एआई में मेनली एक एलएलएम मॉडल होता है। ओके, इसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज। जैसे कि चैट जीपीटी के पीछे जो एलएलएम मॉडल यूज हो रहा है वो जीपीटी है। ओके, जीपीटी क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस पे बना है? आपका न्यूरल नेटवर्क पे बना है। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स पे ही बना है। तो इसमें कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका टोकन्स आ जाता है। ओके, एलएलएम्स का आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। ओके, प्रॉम्प्ट्स जब आता है तो हेलुसिनेशन भी आता है, हेलुसिनेशन, फाइन ट्यूनिंग, बहुत सारी ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है जो जनरेटिव एआई के कंसेप्ट के बाद आई है। तो इवोल्यूशन आप देख सकते हो कि पहले हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, बट अब हम न्यू डेटा जनरेट कर पा रहे हैं, न्यू कंटेंट जनरेट कर पा रहे हैं। अब चैट जीपीटी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते हो, जैसे कि आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, तो आप उसको बोलते हो कि राइट मी अ स्टोरी ऑन दिस, और वहाँ से ही आपका पूरा एक स्टोरी जनरेट होकर आपको मिल जाता है, ना कि एक सिंपल सा प्रिडिक्शन। तो जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो टोकन्स बाय टोकन जनरेट होता है। ओके, जो भी आपका लास्ट टोकन था उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट होता है, और उस नेक्स्ट टोकन के बेसिस पे उसके बाद का नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट होता है। तो ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट या फिर स्टोरी जनरेट होके मिल जाती है। यही चीज़ आपका इमेजेस और वीडियोस के साथ भी होता है। जनरेटिव एआई काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में, बहुत सारी न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं जनरेटिव एआई के बेसिस पे। अगर आपको जनरेटिव एआई पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, अगर जनरेटिव एआई वीडियो ऐसे करके कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं जनरेटिव एआई पे एक वीडियो बनाऊंगी, और जितने भी इसके कंसेप्ट्स हैं उसको हम बहुत ही ईजी वे में समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से यूज़ होती हैं ये जनरेटिव एआई में। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने सारे टेक्नोलॉजीज कवर कर लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, जो कंसेप्ट हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है, किस तरीके से जनरेटिव एआई आया है फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 1950s का एक कंसेप्ट था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू।